नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। 6 अगस्त 2023 का रामलीला मैदान का सफल महारैली के बाद अब यूनाइटेड फ्रंट ऑफ एक्स सर्विसमैन ने एक मांग पत्र माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय रक्षा मंत्री जी को और डिफेंस सेक्रेटरी को भेजा है, जिसमें कुल 14 पन्ने हैं। इस मांग पत्र में कई सारे जायज मांगों को इंक्लूड किया गया है, उसमें सम्मिलित किया गया है। अब दोस्तों, इन मांगों में हर चीज को बिल्कुल डिटेल्ड जस्टिफाइड तरीके से समझा करके उसमें मांगों को डाला गया है और उसमें पे कमीशन दर पे कमीशन जेसीओ जोआर का किस तरीके से घाटा हुआ है, उन चीजों को भी समझाया गया है। दोस्तों, कुल 14 पन्नों का मांग पत्र है, जिसमें से कुछ मूल जो पन्ने हैं वो मैंने यहां पर प्रिंट निकाल रखे हैं। तो मैं आप सबको ये मांग पत्र में जो मांगे हैं, उनके जो इंपॉर्टेंट मांगे हैं, उसको कुछ डिटेल तरीके से आपको समझाता हूं। चलिए कंप्यूटर की स्क्रीन पर चलते हैं। दोस्तों, 6 अगस्त को जो रामलीला मैदान में ऐतिहासिक धरना प्रदर्शन हुआ यूनाइटेड फ्रंट ऑफ एक्स सर्विसमैन की अगुवाई में, उसके बाद जो मांग पत्र सौंपा गया दोस्तों, उसी तारीख का मांग पत्र है। जैसे आप देख पा रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय रक्षा मंत्री जी को और डिफेंस सेक्रेटरी को ये मांग पत्र भेजा गया, जिसमें जो प्रमुख बातें हैं वो मैं आप सबको समझाता हूं। आगे आप देखिए, जो उसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया गया है कि जो यूनाइटेड फ्रंट ऑफ एक्स सर्विसमैन का कब स्थापना हुआ और किस उद्देश्य से हुआ। उसके बाद जो पॉइंट्स आप देख पा रहे हैं दोस्तों, ए से लेकर के यहाँ आई तक है। आगे और भी पॉइंट्स है, जिसमें जो प्रमुख पॉइंट है वहां मैं आपको बताता हूं। ओआरओपी की जो विसंगतियां हैं, रिजर्विस्ट पेंशनर को ओआरओपी में जो इंक्लूड करने के बारे में, उसके बाद परमानेंट कमीशन, जेसीओज ओआर के लिए एक परमानेंट कमीशन की स्थापना के संदर्भ में है। डाउनग्रेडेशन ऑफ ऑनररी कमीशन ऑफिसर्स को जो डाउनग्रेडेशन किया गया उनके पे पेमेंट और औहदे में, उसके बारे में है। आगे पेमेंट ऑफ जेसीओज टू मेड इक्विवेलेंट टू सिविलियन क्लास 2 गैजेटेड ऑफिसर्स, यानी कि जेसीओज का जो पेमेंट है वो सिविलियन गैजेटेड ऑफिसर्स जो क्लास 2 के हैं उनके बराबर करने के संदर्भ में। पेंशन विथ रैंक वेटेज टू जेसीओज ओआर, इनहांस रेट ऑफ फैमिली पेंशन, यानी कि फैमिली पेंशन का जो इनहांस रेट 67 ईयर या 7 साल, मृत्यु के बाद 7 साल तक होता है, उसको 7 साल वाले कंडीशन को हटाने के संदर्भ में। इक्वलिटी इन डिसेबिलिटी पेंशन, लेटरल एंट्री टू सेंट्रल पे मिलिट्री फोर्सेस, ये एक 5th पे कमीशन तक जो सुविधा मिलती थी उसके बारे में दोस्तों। आगे आप देख पा रहे हैं, स्पेशल फॉर्मूला फॉर पेंशन अंडर ओआरओपी जेसीओज ओआर के लिए जो स्पेशल फॉर्मूला है उसके बारे में भी इसमें जो है मांग की गई है। इक्वल मिलिट्री सर्विस पे दोस्तों, जो हम अमूमन देखते हैं सुनते हैं, इक्वल मिलिट्री सर्विस पे, ये भी एक बड़ी मांग है और माननीय दिल्ली हाईकोर्ट में इसके ऊपर केस ऑलरेडी चल रहा है। आगे दोस्तों, MACP मॉडिफाइड के एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन, जिसके बारे में मैं अपने वीडियोस में बार बार मुद्दा उठाता रहता हूं, उसको भी शामिल किया गया है। आगे देखेंगे किस तरीके से MACP को जो है प्रोजेक्ट किया गया है दोस्तों। प्रमोशन एंड रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ आर्म फोर्सेस रैंक्स, यानी कि आर्म फोर्सेस के जो रैंक्स हैं उनको अलग से अलग तरीके से स्थापित करने के संदर्भ में भी है। और कोर्ट केसेस, जनरल ऑर्डर्स रिक्वायर्ड, इसके बारे में भी है। आगे हम जानेंगे दोस्तों इन सभी मुद्दों के बारे में। आगे कुछ नॉन फाइनेंशियल विषयों को भी उठाया गया है, जैसे कि रिजर्वेशन इन सर्टेन पोस्ट फॉर ऑफिसर्स ओनली, जैसे कि कुछ पोस्ट होते हैं जहां पर सिर्फ ऑफिसरों को ही रिजर्वेशन होता है, उसके बारे में मुद्दा उठाया गया है। रिजर्वेशन इन ग्रुप ए एंड बी पोस्ट फॉर जेसीओज ओआर एंड एनसीओज, यानी कि जो ग्रुप ए या बी के पोस्टों में जेसीओज ओआर को भी रिजर्वेशन दिया जाना चाहिए। डिस्क्रिमिनेशन इन अलॉटमेंट ऑफ गेस्ट हाउसेस, उसके बाद नो रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्स सर्विसमैन रिटायर्ड फ्रॉम सिपाही नायक हवलदार इन केंद्रीय सैनिक बोर्ड, केंद्रीय सैनिक बोर्ड में कोई भी रिप्रेजेंटेशन ना होना सिपाही से लेकर हवलदार की तरफ से, उसके बारे में मुद्दा उठाया गया। उसके बाद डिस्क्रिमिनेशन इन ईसीएचएस की विसंगतियां, सीएसडी की विसंगतियां, डिस्क्रिमिनेशन इन रीसेटलमेंट पॉलिसीज, रीसेटलमेंट पॉलिसी में जो डिस्क्रिमिनेशन, जो व्यवधान है, जो विसंगति है, उसके बारे में भी मुद्दा उठाया गया। और सेवादारी सिस्टम के बारे में भी यहां विरोध किया गया। अब दोस्तों चलिए आगे बढ़ते। सबसे पहले ओआरओपी की एनोमली, ओआरओपी की एनोमली में कई सारे मुद्दों को उठाया गया है, जिसमें पीएमआर का मुद्दा है, जिसमें आप ये देख पा रहे हैं ये पीएमआर का मुद्दा है। उसके बाद दोस्तों बाकी और कई सारे मुद्दे हैं, जैसे एक्स ग्रुप का मुद्दा भी है और भी कई सारे मुद्दे हैं। आप इस वीडियो को पॉज करके इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। आगे एमएससीपी का मुद्दा भी, ओआरओपी के संदर्भ में एमएससीपी का मुद्दा भी यहाँ उठा गया है, जैसे आप देख पा रहे हैं दोस्तों। ये एक बहुत ही बड़ा इशू है। ओआरओपी में जो है विसंगतियां
जो हैं उनको सही करने के संदर्भ में आप देखिए ग्रुप एक्स का जो 6200 और 3600 का जो इश्यू है उसको भी यहाँ उठाया गया है। और सबसे बड़ी बात ये जो टेबल आप देख पा रहे हैं, इस टेबल में जो बढ़ोतरी ऑफसेस और जेसीओ ओआर का डिफरेंस है उसके बारे में यहाँ बताया गया है। अब जैसे आप देख पा रहे हैं दोस्तों, ये जो सिपाही से लेकर के आप अगर यहाँ देखें तो लेफ्टिनेंट कैप्टन तक की अगर बढ़ोतरी आप देखेंगे तो 28%, मैक्सिमम 28% से कहीं जाकर के 33%, मेजर तक में 33% की बढ़ोतरी है। लेकिन उसके ऊपर वाले रैंकों में आप देखिए दोस्तों, जो कि 46% से लेकर के आगे 50% तक की बढ़ोतरी है। यानी कि जो एवरेज निकला है, जो पे स्केल है, जो पे लेवल से उस पे लेवल्स का मैक्सिमम का परसेंटेज ये निकाला गया है। आप जैसे देख पा रहे हैं उसके हिसाब से जो टेबल है उसमें ओआरओपी में कहीं ना कहीं जेसीओ ओआर का इस हिसाब से घाटा होता दिखाई दे रहा है। लेकिन उसी को अगर हम ऑफिसर के साथ देखें, स्पेशली जो सीनियर ऑफिसर्स है उनके साथ अगर कंपेयर करें तो कहीं ना कहीं ये जेसीओ ओआर को नुकसान देता हुआ ये जो है ओआरओपी 2 लागू हुआ है, ऐसा इसमें दिखाया गया है। और इसको इक्वलाइज करने की मांग जो है की गई है दोस्तों। आगे मैं दिखाता हूं दोस्तों, और भी कई सारे इश्यूज हैं। ये पूरा इसमें डिस्क्राइब किया गया कैसे सिपाही से लेकर हवलदार तक को नुकसान हुआ है, आगे नायब सूबेदार, सूबेदार मेजर तक को किस तरीके से निगेटिव ग्रोथ तक में जाना पड़ा, उस तरीके की सभी बातें ओआरओपी के संदर्भ में यहां दी गई है। आगे दोस्तों जो बी नंबर पॉइंट था, इंक्लूजन ऑफ रिजर्विस्ट पेंशनर इन ओआरओपी, यानी कि रिजर्विस्ट पेंशनर जिन्होंने 62, 65, 71 की लड़ाई में तक हिस्सा लिया है उनको ओआरओपी के दायरे से बाहर रखना कहीं ना कहीं नाइंसाफी है। इस बात को यहां पर जो है जस्टिफाई किया गया है। आगे दोस्तों, कंस्टिट्यूट ऑफ परमानेंट कमीशन फॉर जेसीओ ओआर, यानी कि जेसीओ ओआर की भलाई के लिए, उनके वेलफेयर के लिए एक परमानेंट कमीशन का गठन किया जाना चाहिए। इसके बारे में यहां पर उस संदर्भ में यहां पर जो है डिस्क्राइब किया गया है। आगे दोस्तों, डाउनग्रेडेशन ऑफ ऑनररी कमीशन ऑफिसर्स, जो ऑनररी कमीशन ऑफिसर्स का 4th पे कमीशन से लेकर के अभी तक जो डाउनग्रेडेशन हुआ है उसको बकायदा यहां पे कमीशन वाइज समझाया गया है और इसके लिए मांग की गई है कि इसका अपलिफ्टमेंट होना चाहिए। आगे दोस्तों, पे ऑफ जेसीओज आर मेड इक्विवेलेंट टू सिविलियन क्लास, यानी कि जेसीओज, यहां पर जेसीओज के बारे में, जेसीओज का जो पेमेंट है उसको सिविलियन जो क्लास 2 के गैजेटेड ऑफिसर्स हैं उनके बराबर किए जाने के बारे में मांग की गई है। आगे पेंशन विथ रैंक वेटेज, जेसीओज आर के लिए रैंक वेटेज के साथ पेंशन दिए जाने की बात जो है यहां पर मांग की गई है दोस्तों। आगे इनहांस रेट ऑफ फैमिली पेंशन जो 67 ईयर या तो फिर मृत्यु के आगे 7 साल तक दिया जाता है, जिसमें अभी ये मांग की गई है दोस्तों कि सिर्फ 67 इयर्स तक का ही कंडीशन रखा जाए। दोस्तों आगे डिसेबिलिटी पेंशन, जिसमें बकायदा एग्जाम्पल के साथ कितना गैप कब कितना हुआ है, रेशियो क्या बना है, 7 सीपीसी में क्या रेशियो बना है, पूरी बातों को यहां पर डिस्क्राइब करके इसकी मांग की गई है कि जो डिसेबिलिटी पेंशन में डिफरेंसेस है उनको कम किया जाए। आगे दोस्तों, ये लेटरल एंट्री ऑफ सेंट्रल पे पैरामिलिट्री फोर्सेस के बारे में जो 6th सीपीसी का 2.4 नंबर चैप्टर है उसके बारे में भी यहां पर मांग की गई है कि उस समय में क्या क्या बेनिफिट मिलते थे। देखिए, फर्स्ट बेनिफिट जेसीओ ओआर को क्या क्या बेनिफिट मिलते थे, सेकंड बेनिफिट, इस तरीके से थर्ड बेनिफिट, बहुत सारे बेनिफिट जो थे जिनको कम कर दिया गया, जिनको बंद कर दिया गया, जिसके बारे में यहां उल्लेख किया गया। और भी कई सारी चीजें जिसको आप वीडियो को पॉज करके अच्छी तरह से समझ करके पढ़ सकते हैं। आगे दोस्तों, स्पेशल फॉर्मूला फॉर पेंशन अंडर ओआरओपी फॉर जेसीओ ओआर, जेसीओ ओआर के लिए अलग से स्पेशल फॉर्मूला लागू करने की भी मांग की गई है। इक्वल मिलिट्री सर्विस पे, अब ये जो मुद्दा है इक्वल मिलिट्री सर्विस पे जो कि 15,500 रुपए की मांग है। ये दोस्तों आप सबको पता है कि 6th पे कमीशन के में जब लागू किया गया था 6,4200 और 2,000 का रेट था, और आगे उसी को बढ़ा करके ऑफिसर्स के लिए 15,500, एमएनएस के लिए 10,800 और जेसीओ ओआर के लिए 5,200 किया गया। वो सारी बातें यहां लिखी गई है और कहीं ना कहीं ग्राउंड्स दिए गए हैं, जस्टिफिकेशन दिए गए हैं कि इक्वल एमएसपी क्यों होना चाहिए। ये सारी बातें जो है इस लेटर में डाली गई है और इक्वल एमएसपी का तगड़ा तरीके से जो है यहां समर्थन करके इस मांग को रखा गया है दोस्तों, 15,500 इक्वल एमएसपी। दोस्तों आगे मॉडिफाइड एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन यानी कि एमएससीपी, जिसकी मांग मैं अपने वीडियोज में उठाता रहता हूं। हालांकि यहां पर 2006 से पुराने पेंशनर्स के लिए करके ऐसा कोई जिक्र नहीं है, लेकिन फिर भी एमएससीपी का फायदा सभी को दिया जाना चाहिए और 17 साल के सर्विस तक पूरे के पूरे तीनों एमएससीपी जो है लागू किए जाने चाहिए, ये मांग इसमें की गई है। आगे दोस्तों, प्रमोशन एंड रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ आर्म फोर्सेस रैंक्स, यानी कि आर्म फोर्सेस में जो रैंक्स है उनको अलग तरीके से लागू करने की और प्रमोशन में भी तरीका परिवर्तन करने की मांग की गई है दोस्तों।
अब दोस्तों अगला जो पॉइंट आप देख पा रहे हैं, जैसे कि कोर्ट केसेस जनरल ऑर्डर्स रिक्वायर्ड, यानी कि मान्य कोर्टों के द्वारा कुछ डिसीजन ऑलरेडी दिए होते हैं, लेकिन फिर भी जवानों को उसके लिए एफटीओ में जाना पड़ता है, कोर्टों के पास जाना पड़ता है। जैसे उसमें से एक मुद्दा है लास्ट रैंक हेल्ड पेंशन, यानी कि जो अंतिम रैंक था जवान का उसके हिसाब से उनको पेंशन दिया जाना चाहिए, जिसके लिए अमूमन जो जवान है उनको एएफटी तक जाने की जरूरत पड़ती है, जिससे जवानों का भी खर्चा होता है, नुकसान होता है, और सरकार का भी कहीं ना कहीं इसमें खर्चा होता है। तो इन चीजों को अपने आप ही सीधे जनरल ऑर्डर्स जो है इशू करके लागू किए जाए, ऐसी मांग इसमें की गई है दोस्तों। आगे जो कुछ मांगे हैं दोस्तों, अब ये नॉन फाइनेंशियल मांगे हैं, यानी कि जिनका फाइनेंशियल इश्यूज के साथ कोई संबंध नहीं है, जैसे कि रिजर्वेशन ऑफ सर्टेन पोस्ट फॉर ऑफिसर्स ओनली, क्योंकि कुछ पोस्ट जो होते हैं उनमें रिजर्वेशन सिर्फ अफसरों को ही रहता है, तो इसको जो है सभी के लिए लागू किया जाना चाहिए, ऐसी मांग की गई है। आगे दोस्तों रिजर्वेशन इन ग्रुप ए एंड बी पोस्ट, यानी कि ए और बी के जो ग्रुप के पोस्ट होते हैं उसमें जो कोटा होता है वो सिर्फ ऑफिसर्स के लिए होता है, तो इसको हटा करके सभी जवानों को भी ये कोटा दिया जाना चाहिए। आगे दोस्तों गेस्ट हाउस गेस्ट रूम बुकिंग में जो डिस्क्रिमिनेशन होता है उसके बारे में भी मुद्दे को उठाया गया है दोस्तों। और अगला जो मुद्दा है, नो रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्स सर्विसमैन रिटायर्ड सिपाही नायक एंड हवलदार इन केएसबी, यानी कि केएसबी में किसी भी जवान की तरफ से सिपाही से लेकर हवलदार तक का कोई भी रिप्रेजेंटेशन ना होना, ये एक बड़ा मुद्दा है दोस्तों, तो इसके लिए भी आवाज उठाई गई है। आगे दोस्तों डिस्क्रिमिनेशन इन ईसीएचएस, डिस्क्रिमिनेशन इन सीएसडी, इस तरीके के मुद्दों को यहाँ उठाया गया, बिल्कुल डिटेल जस्टिफाइड तरीके से हर मुद्दे को, ईसीएचएस का भी हर मुद्दे को यहाँ डाला गया, और सीएसडी में जो भी व्यवधान है, जो भी डिस्क्रिपेंसीज हैं वो पूरे यहाँ पर डाले गए हैं। आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं दोस्तों, ताकि वीडियो लंबा ना हो जाए, इसलिए मैं आपको मूल बातें बता रहा हूँ। और दोस्तों एक और है डिस्क्रिमिनेशन इन रीसेटलमेंट, यानी कि रीसेटलमेंट में जो जवानों को जो ऑफिसर्स के बराबर का वो अपॉर्चुनिटी ऑफिसर के बराबर का फायदा नहीं दिया जाता, इस तरीके की बातें यहाँ लिख करके इस मुद्दे को उठाया गया है। और सबसे अंत में जो है जो सेवादारी सिस्टम है उसको बंद करने के लिए भी मांग उठाई गई है। अब दोस्तों जैसे आप देख पा रहे हैं ये भेजा गया है माननीय रक्षा मंत्री जी, प्रधानमंत्री जी और रक्षा सचिव को। जैसे आप देख पा रहे हैं यूनाइटेड फ्रंट ऑफ एक्स सर्विसमैन के लेटर हेड में गया है, और वीर बहादुर सिंह और राजीव बहल जी ने यूनाइटेड फ्रंट ऑफ एक्स सर्विसमैन का होकर के इस लेटर को, इस मांग पत्र को साइन करके भेजा गया है दोस्तों। तो दोस्तों आप सब ने देखा कि हर मांग को बिल्कुल जस्टिफाइड तरीके से, अच्छी तरीके से एनालाइज करके, पूरा रिकॉर्ड के साथ, पे कमीशन दर पे कमीशन का गिरावट के साथ यहां पर सम्मिलित करके इन मांगों को भेजा गया है माननीय प्रधानमंत्री जी, रक्षा मंत्री जी और डिफेंस सेक्रेटरी के पास। अब इन मांगों का क्या निकल के आएगा या सरकार की तरफ से क्या जवाब आएगा वो आने वाला समय बताएगा, लेकिन मांगे जो हैं जबरदस्त हैं। मांगे जो है ओआरओपी, एमएसपी, एमएससीपी, हर चीज को जस्टिफाइड तरीके से इंक्लूड करके सामने रखी गई है दोस्तों। तो आगे आने वाले समय में हम सरकार की तरफ से कोई ना कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स का इंतजार कर रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में इन्हीं जानकारियों के साथ आया था। आगे और कोई जानकारीदायक आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेकर मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।